कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली माध्यमिक परीक्षा 2023 के अंतर्गत कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति में से बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें हल करना भी सीखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत अध्याय 7 से संबंधित जो प्रश्न हैं वो कुल 6 अंकों के हैं और कुल 3 प्रश्न आने वाले हैं। अब ये 3 प्रश्न कौन से होंगे? सबसे पहले हैं वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न, जो कि 1 अंक का एक प्रश्न आएगा। इसके अलावा लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ये 2 अंकों का एक प्रश्न होगा। और तीसरे टाइप के प्रश्न हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जो कि 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। इस तरह से अगर हम इन्हें समरी अप करें तो हमारे कुल अंक बाहर हो जाते हैं 6 अंक, और ये 6 अंक कुल 3 प्रश्नों के अंतर्गत विभाजित हैं। तो आइए अब हम इनको बारी बारी से देख लेते हैं, प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों को। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 अंक वाले वस्तुनिष्ठ टाइप के जो प्रश्न हैं उनके बारे में। 1 अंक वाला जो प्रश्न है उनमें से पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है बिंदु -6,3 की x अक्ष से दूरी है। x अक्ष से दूरी पूछी है, 4 ऑप्शन है, 3 मात्रक, 6 मात्रक, -3 मात्रक और चौथा ऑप्शन है -6 मात्रक। तो x अक्ष से दूरी पूछी है तो इस तरह का ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होता है बच्चों। आपको एक बिंदु के निर्देशांक देके अक्षों से दूरी पूछी जाती है। तो याद रखना, अगर हमें पूछा जाए x अक्ष से दूरी अथवा y अक्ष से दूरी, तो इनकी अक्षों से दूरियां कैसे निकालते हैं? x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी निकालने के लिए आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर तो पूछा जाता है x अक्ष से दूरी, तो आपको लिखना है y निर्देशांक, जो भी y निर्देशांक है उस बिंदु का, उसका धनात्मक मान, पॉजिटिव वैल्यू ही लिखनी है, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती। तो y निर्देशांक का धनात्मक मान हो जाएगा। और अगर y अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो x निर्देशांक का धनात्मक मान हमें लिखना होता है। ठीक है। अब इस प्रश्न के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमें क्या दिया हुआ है? x अक्ष से दूरी पूछी है, तो वो होता है y निर्देशांक का धनात्मक मान। तो इस बिंदु के लिए देखो y निर्देशांक 3 है, तो 3 का धनात्मक मान 3 ही होगा, तो 3 मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसका महत्वपूर्ण है ये भी। बिंदु -2, -3 की x अक्ष से दूरी है। सेम जैसे पिछला प्रश्न था बिल्कुल वैसा ही है। तो आप देखो इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें निकालनी है x अक्ष से दूरी। दिए गए बिंदु की x अक्ष से दूरी किसके बराबर होगी? y निर्देशांक के धनात्मक मान के बराबर होगी। तो लिखेंगे x अक्ष से दूरी बराबर y निर्देशांक का धनात्मक मान, y निर्देशांक का धनात्मक मान। तो यहाँ देखो y निर्देशांक है इसका -3 और इसका धनात्मक मान अगर हम देखेंगे तो +3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर आप डी कर लेना बच्चों, सी की जगह ऑप्शन डी 3 मात्रक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बिंदु A 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है। मूल बिंदु से भी दूरी पूछी जा सकती है। इसके ऑप्शन है 3 मात्रक, 4 मात्रक, 5 मात्रक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मूल बिंदु से जब दूरी पूछी जाती है किसी बिंदु की, तो फार्मूला होता है बच्चों, महत्वपूर्ण फार्मूला है ये भी काफ़ी। x और y निर्देशांक वाला एक बिंदु है एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी, किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी अगर निकालनी हो तो ये फार्मूला होता है x² + y² का होल √ कर देना है, मात्रक में इसका आंसर आएगा। तो यहाँ देखो x और y की वैल्यू है 3 और 4, तो x की जगह पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर और y की जगह आ जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 √ में आ जाएगा तो 25 हो जाएगा। 25 का रूट 5 होता है, यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर आ गया 5 मात्रक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो सी को हमने टिक कर देना है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बिंदु ए है -3,4 की
कोटि है। कोटि पूछी है हमसे, तो दो चीज़ें होती है बच्चों, एक होता है भुज और दूसरा होता है कोटि। क्या होते हैं ये ध्यान रखना, कोटि और भुज। तो भुज क्या होता है, दिए गए बिंदु के एक्स निर्देशांक को कहते हैं भुज, एक्स निर्देशांक को कहते हैं भुज, और वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि। कोटि का मतलब उसके वाई निर्देशांक की वैल्यू चाहे प्लस है चाहे माइनस है वो साथ में लगेगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है कोटि, और कोटि क्या होती है, वाई निर्देशांक। वाई निर्देशांक कितना है, 4। तो ऑप्शन नंबर बी को हमने टिक कर देना है, ऑप्शन बी इसका सही हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न, बिंदु P -4,0 किस अक्ष पर स्थित है। इसके 4 ऑप्शन हैं, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, और तीसरा है एक्स अक्ष व वाई अक्ष के बीच में, और इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से हम चेक करते हैं कि कौन से वाला सही है। तो देखो यहाँ जो बिंदु दे रखा है उसमें वाई अक्ष, वाई निर्देशांक जो है वो हमें 0 दिया हुआ है। 0 दिया हुआ है, कौन सा निर्देशांक, वाई। तो वाई निर्देशांक अगर 0 दिया होता है तो वो एक्स अक्ष के ऊपर स्थित हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। अगला है छठा, बिंदु A -2,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। 4 ऑप्शन है इसके, प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, और चतुर्थ चतुर्थांश में। तो यहाँ पर आपको कार्तीय तल को समझना होगा। कार्तीय तल में क्या होता है, 4 भाग होते हैं, ये चारों चतुर्थांश कहलाते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहला जो चतुर्थांश होता है उसमें अगर कोई बिंदु होगा तो उसका एक्स और वाई निर्देशांक दोनों ही धनात्मक होंगे। दूसरे में एक्स माइनस का होगा और वाई होगा प्लस का। ठीक है, और तीसरा अगर चतुर्थांश होगा उसमें दोनों ही मान माइनस के आ जाएंगे, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों ही ऋणात्मक रहेंगे। चौथे के अंदर क्या होगा, एक्स की जो वैल्यू होगी यानी एक्स निर्देशांक तो प्लस का रहेगा जबकि वाई निर्देशांक माइनस का रहेगा। अब इस बिंदु में देखो एक्स माइनस का है और वाई है प्लस का, तो ये दूसरे चतुर्थांश के अंदर आएगा जिसमें एक्स माइनस का होता है और वाई प्लस का होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दिया हमने। इस तरह का भी प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में आ सकता है। आगे है 7वां प्रश्न, बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे यदि उसकी कोटि -3 व भुज 4 हो। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक अगर हमें देखने हों तो कैसे होते हैं, निर्देशांक हम लिखते होते हैं एक्स कोमा वाई, लेकिन भुज कोमा कोटि ये हम अलग तरीके से समझें कि भुज होता है एक्स और कोटि होता है वाई। तो भुज कोमा कोटि भी उसके निर्देशांक होते हैं। तो एक्स की वैल्यू भुज होती है और कोटि होती है वाई की वैल्यू। तो भुज है इसमें हमारे पास 4 और कोटि है -3। तो 4, -3 ये हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसको हमने टिक कर देना है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। आगे है इसके बाद 8वां प्रश्न, बिंदु A 4,2 तथा B 0,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P हो तो बिंदु P के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला इसमें अप्लाई होएगा। तो मध्य बिंदु सूत्र हमें पता होना चाहिए। किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु अगर ज्ञात करना हो तो मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग किया जाता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2 बटा 2 और कोमा में y1 + y2 बटा 2। ये है हमारा फार्मूला। अब इसके बाद इसमें वैल्यू रखेंगे। देखो x1 क्या होगा, पहले बिंदु का पहला निर्देशांक, और x2 होगा दूसरे बिंदु का पहला निर्देशांक, जो कि 4 + 0 बटा 2 हो गया। y1 है इधर 2 और y2 है 4, तो ये आ जाएगा 2 + 4 बटा 2। अब इसे हल करेंगे, 4 + 0 4, 4 बटा 2, 2 + 4 6, 6 बटा 2। आगे हल करेंगे तो 4 और 2 का भाग करेंगे 2 आ जाएगा, 6 और 2 का भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2,3 ये हमारा मध्य बिंदु आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी को टिक कर दिया। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिंदु A 2,-3 और B 3,-2 के बीच की दूरी होगी। दूरी पूछी है हमसे, तो इसके ऑप्शन है √10 मात्रक, √2 मात्रक और 2 √5 मात्रक और
5√2 मात्रक। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो देखते हैं कौन सा सही होता है इसमें से। तो पहले हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखना है, जिसे हम दूरी सूत्र कह सकते हैं, जो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके सारे के ऊपर एक अंडर रूट का निशान होगा। ठीक है, अब इसमें अपने वैल्यू लिखते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। पहले है हमारा अंडर रूट का निशान और उसके बाद अंदर हमने वैल्यू रखनी है x1 और x2 और y1 और y2 की। तो x2 क्या होगा, दूसरे बिंदु का पहला निर्देशांक जो कि है 3, फिर x1 है माइनस में 2 लिख देंगे, माइनस का निशान लगा के यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, फिर इसके बाद y2 है माइनस का 2 और y1 है माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 3, एक माइनस के अलग चिन्ह के कारण। तो ये हो जाएगा अंडर दी रूट 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1 का स्क्वायर, माइनस का 2 प्लस का 3 ये भी 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो आगे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 1, तो अंडर रूट में आ जाएगा 2, जो कि हमारा आंसर होगा अंडर रूट 2 मात्रक। और ये हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसको हमने टिक कर देना है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं 10वां। बिंदुओं a -4,3 और b 2,-1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु P x, y के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु का फार्मूला फिर से लगेगा इसमें, तो हम लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। ये है हमारा फार्मूला। इसमें हम अब मान रखेंगे और इसे हल कर लेंगे। देखो, पहले हमें x1 लिखना है जो कि है -4, फिर x2 है 2, तो -4 + 2 बटा 2, y1 है हमारे पास 3 और प्लस y2 है -1 बटा 2। इस तरह से हम हल करेंगे तो -4 + 2 होता है -2 बटा 2, और दूसरा हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बटा 2, ये आ जाएगा -1, 1 फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसको हमने टिक कर देना है। इस तरह से हमने मध्य बिंदु का फार्मूला लगा के हल कर लिया। 11वां है महत्वपूर्ण प्रश्न। एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 1,4 और -1,2 है। इसके केंद्र O के निर्देशांक होंगे। केंद्र बिंदु O के निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं। तो देखिए, व्यास के सिरे हैं और केंद्र है, तो केंद्र होता है मध्य बिंदु, यानी हमें मध्य बिंदु जो है उसकी हमने केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं। तो लिखेंगे वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। वृत्त का जो केंद्र होगा वो व्यास का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु का फार्मूला हमने इसमें फिर से अप्लाई करना है। एक बात आपको बता दूं, मध्य बिंदु वाला काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसका क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। इसका फार्मूला लिखेंगे x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। ये फार्मूला लिख लेने के बाद अब हमने इसमें मान रखने हैं और इसे हल करना है। तो देखो, x1 है 1 और x2 है -1, तो 1 + -1 बटा 2, y1 है 4 और ये है y2 2, 4 + 2 बटा 2। आगे हल करेंगे, प्लस का 1 और माइनस का 1, 0 0 बटा 2, 4 + 2 6, 6 बटा 2, 0 + 0 बटा 2 0 और 6 बटा 2 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास केंद्र बिंदु O के निर्देशांक 0,3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको हल किया। अब है 12वां प्रश्न। बिंदुओं A x1, y1 और b x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो एक तरह से हमसे इस क्वेश्चन में मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र पूछा है, जो कि हम इन अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, और ऑप्शन सी और डी को देखेंगे तो ऑप्शन सी सही लग रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है 13वां प्रश्न। बिंदु 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी होगी। हमसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी है, तो दूरी सूत्र का हमें इसमें उपयोग करना है। तो पहले हम लिखेंगे दूरी सूत्र, फिर इसके अंदर वैल्यू लिखकर इसे सोल्व करेंगे। दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस सारे का वर्गमूल। अब हम इसमें रखेंगे वैल्यू। तो कैसे रखते होते हैं वैल्यू, इसके अंदर अपने को अंडर रूट लगाना है पहले तो, फिर इस तरह से ब्रैकेट का स्क्वायर कर देना है, फिर दूसरी ब्रैकेट का स्क्वायर कर देना है। अब x2 और x1 के मान देखो, ये है हमारा x2 जो कि -2 है, ये है x1 जो कि 2 है, लेकिन फार्मूले के कारण ये -2 लिखा जाएगा। फिर है y2 का मान 3, y2 का मान 3, फिर माइनस y1 का मान 3, तो ये आ जाएगा अंडर दी रूट -2 और -2 -4, -4 का होल स्क्वायर और प्लस 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16, 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 16 प्लस 0 16, और 16 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी दूरी आ गई 4 मात्रक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। तो बी ऑप्शन को हमने टिक करना है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 14। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी होती है, एक्स अक्ष से दूरी होती है उसके वाई निर्देशांक की वैल्यू। तो विकल्प बी बिंदु का वाई निर्देशांक सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 15वां। बिंदु ए बी और सी सरेखी है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रश्न में हमें ए बी और सी 3 बिंदु दे रखे हैं जो कि सरेखी है। तो सरेखी होने की शर्त हमें पता होनी चाहिए बच्चों। सरेखी होने पर क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 होता है। क्यों होता है 0? क्योंकि अगर ये 3 बिंदु सरेखी है तो ये त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे। त्रिभुज का जब निर्माण नहीं होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है, 0 वर्ग मात्रक, ये हमने टिक कर देना है। तो ये थे पार्ट 1 यानी कि 1 नंबर वाले बहुविकल्पिक प्रश्न। अब 2 अंक वाले लघुत्रात्मक प्रश्नों को हम देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अब मैंने अपनी तरफ से यहाँ लिखे हैं। पहला प्रश्न है यानी कि 16वां प्रश्न। एक वृत्त जिसका केंद्र O 3,2 तथा वृत्त पर स्थित एक बिंदु A -2,14 है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें वृत्त का केंद्र और वृत्त के ऊपर एक बिंदु दे दिया। आइए इसे हल करते हैं। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, वृत्त का जो केंद्र है और वृत्त के ऊपर जो बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। तो हम इसे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर होगी, OA के बराबर होगी। और OA क्या है, दूरी है। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर एक रूट का निशान है। तो इसमें वैल्यू रखेंगे। अब आप इसके अंदर क्या करोगे, x2 की वैल्यू -2, फिर माइनस x1 की वैल्यू 3 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 14, फिर माइनस और y1 का मान 2 और इसका भी होल स्क्वायर। हल करेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का 5 इसका स्क्वायर प्लस 14 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 12 का स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो अंडर रूट के अंदर -5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। फिर इसे हल करेंगे, 25 और 144 होते हैं 169, तो अंडर रूट में आ जाएंगे 169, जिसका मान आ जाएगा 13 मात्रक। ये आ गई वृत्त की त्रिज्या। आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। यहाँ लिख दो त्रिज्या बराबर 13 मात्रक। ठीक है। इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे। इसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 17वां। बिंदुओं A 4,3 और B 2,y से समदूरस्थ बिंदु 1,2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान हमने ज्ञात करना है। 2 बिंदु है, दोनों P बिंदु से समदूरस्थ हैं। आइए इसे हल करें। सबसे पहले हम इसमें ये लिखेंगे कि दिया क्या गया है, हमें दिया ये गया है कि A और B बिंदु P से समदूरस्थ हैं। तो यानी कि A और P के बीच की दूरी AP और B और P के बीच की दूरी BP आपस में बराबर है।
तो दोनों तरफ हम दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो पहले दूरी सूत्र लिख लेना है हमें। दूरी सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है। हमें इसमें लिखेंगे फार्मूला, दूरी सूत्र बराबर अंडर दी रूट और इसके नीचे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। और लास्ट में इसके जो अपने मात्रक लगा सकते हैं लगाओ। तो इस सूत्र के प्रयोग से क्या आएगा? AP और BP, हमने दो दूरियां निकालनी है। तो एक तरफ हम AP के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, दूसरी तरफ BP के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब फार्मूले के अंदर हम सबसे पहले इसके लिए देखो A और P के बीच की दूरी है, तो P बिंदु के निर्देशांक भर दो, यहाँ 1 लिख दो और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ 2 लिख दो। ये P के निर्देशांक हो गए। इसके बाद A बिंदु के निर्देशांक हमने आगे भरने हैं। तो A बिंदु के निर्देशांक है 4,3। तो 4,3 दोनों प्लस के हैं तो माइनस के लिखे जाएंगे, -4 -3। ठीक है, ये अपना अपना तरीका है, आप अपने हिसाब से भर सकते हो ये मान। BP के लिए पहले हम P बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक एक निर्देशांक लिख दिया, फिर माइनस, फिर इसके जो दूसरे निर्देशांक है B बिंदु के 2 और y माइनस का निशान लगाकर लिख दिए। इस तरह से हमें प्राप्त हो गया। अंडर रूट दोनों तरफ लगा हुआ है तो हमें इस अंडर रूट को हटा देना चाहिए। यहाँ से अंडर रूट को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? अंडर रूट काट देते हैं पहले हम। अंडर रूट एक दूसरे से कट गए। एक में से -4 करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से -3 करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर और इधर -1 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2 - y का होल स्क्वायर। ये AGT आ गया। अब इसके बाद -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 1 का स्क्वायर 1 और बराबर में -1 का स्क्वायर भी 1। ये 2 - y का जो होल स्क्वायर है, यहाँ पर फार्मूला लगेगा अपने पास A - B का होल स्क्वायर, जो कि होता है A स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2AB यानी 2 इंटू A का मान 2 और इंटू B का मान y और प्लस में B स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर। 9 + 1 10 और ये 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा और बराबर में ये 2 का स्क्वायर 4 होगा जो इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा -2 इंटू 2 4 y स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर -4y और इसके आगे प्लस y स्क्वायर। अब देखिए 10 में से -1 और -4 करेंगे तो 5 बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा -4y प्लस y स्क्वायर। ये 5 दूसरी तरफ जाएगा तो ये बच जाएगा हमारे पास y स्क्वायर -4y -5 बराबर 0। और यह क्या है? एक द्विघात समीकरण है। y स्क्वायर -4y -5 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है जिसे हम हल करेंगे किसी एक विधि के द्वारा। द्विघात समीकरण हल करने की सबसे अच्छी विधि गुणनखंडन विधि, उसका हम उपयोग कर लेते हैं इसमें। तो हम हेडिंग लिखेंगे गुणनखंडन विधि द्वारा या विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। गुणनखंडन विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। हमारे पास द्विघात समीकरण थी y स्क्वायर -4y -5 बराबर 0। अब ये y स्क्वायर AGT आ गया और बीच वाला जो 4y है इसके हमने 2 ऐसे पार्ट करने हैं ताकि गुणा करने पर 5 और जोड़ करने पर -4y रहे। तो -5y प्लस y -5 बराबर 0, ये आ गया हमारे पास। अब पहले और दूसरे दोनों में से कॉमन लेना है और तीसरे और चौथे में से कॉमन लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा y -5 और प्लस में 1 y -5 बराबर 0 कॉमन लेने पर। फिर ये हमारे पास गुणनखंड रूप आ जाएगा y -5 और y + 1 बराबर 0। तो इस तरह से गुणनखंड रूप जब आ जाए तो इसमें क्या होता है कि या तो y -5 बराबर 0, या तो पहला गुणनखंड 0 या फिर जो दूसरा गुणनखंड है y + 1 उसकी वैल्यू 0 होगी। तो y बराबर आ गया 0 + 5 यानी y का मान आ गया प्लस का 5। तो इसको यहाँ लिख देंगे y बराबर 5। ये हमारा पहला आंसर आ गया। इसी तरह से दूसरा आंसर आएगा y बराबर 0 - 1 यानी y बराबर -1। इस तरह से हमने y के 2 मान ज्ञात कर लिए। तो लिख देंगे अतः y बराबर 5, -1 आंसर।
ठीक है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था बच्चों, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब अगला प्रश्न जो है महत्वपूर्ण 18वां, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष 0,4, 0,0 और 3,0 हो तो त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात करना है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। पहला बिंदु A है 0,4, दूसरा बिंदु B है 0,0 और तीसरा बिंदु है C जिसके निर्देशांक है 3,0। अब हमें त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब होता है उनकी तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं हैं AB, BC और CA, तो तीनों का जोड़ परिमाप के द्वारा हम निकाल सकते हैं। अब हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके AB, BC और CA तीनों की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद उनका जोड़ करना है। तो दूरी सूत्र लिखेंगे। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस सारे के ऊपर एक अंडर रूट का निशान। अब पहले हम दूरी निकालेंगे, पहली दूरी जो है AB ज्ञात करेंगे तो अंडर दी रूट और इसके अंदर अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे AB के अंदर B बिंदु के निर्देशांक देखोगे जो कि 0,0 है, तो दोनों ही ब्रैकेट में 0,0 लिख दिया। अब A बिंदु के निर्देशांक है 0,4, तो 0 माइनस का और माइनस का ही 4 हो गया। अब इसे हल करेंगे तो ये AB बराबर आ जाएगा 0 माइनस 0 0, तो 0 का स्क्वायर और 0 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 0 + 16 यानी कि AB का मान आ गया रूट के अंदर 0 + 16 16, यानी इस तरह से AB आ जाएगा 16 का वर्गमूल 4 मात्रक हमारे पास इस AB की वैल्यू आ गई। अब AB जब हमने निकाल लिया है तो अब हम इसके बाकी के जो मान हैं BC और CA वो भी निकालेंगे। अब BC लिखेंगे इसी प्रकार BC का जो मान है वो आ जाएगा अंडर दी रूट। पहले हमें फार्मूला लिखना होगा, फार्मूले के हिसाब से मान रखने हैं। तो BC के अंदर C बिंदु के निर्देशांकों को लिखना है जो कि है 3,0, तो यहाँ 3 लिखा और इधर 0 लिख दिया। अब B बिंदु के निर्देशांक है 0,0, तो B बिंदु के निर्देशांक अब लिख देंगे 0 यहाँ और 0 ही यहाँ, तो ये हो जाएगा BC बराबर 3 माइनस 0 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 0 माइनस 0 0, 0 का स्क्वायर होता है 0। यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0। तो इस तरह से हमने BC की वैल्यू निकाल लेनी है। BC बराबर अंडर दी रूट 0 + 9 यानी कि 9, अर्थात BC आ जाएगा 9 का वर्गमूल होता है 3, तो BC का मान आ गया 3 मात्रक। दो वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम इसके अलावा जो तीसरी वैल्यू है वो भी निकालेंगे। तीसरी वैल्यू हमें दे रखी होगी CA ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इसी प्रकार C और A बिंदु के बीच की दूरी CA अंडर दी रूट, फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस फार्मूले के अंदर हमें मान रखने हैं। पहले हम A बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे जो कि है 0,4, तो A बिंदु के निर्देशांक लिख दिए 0 और इधर 4। फिर C बिंदु के निर्देशांक 3,0 है, तो माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का ही 0 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, CA बराबर अंडर दी रूट 3 का स्क्वायर 0 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 25, यानी CA का मान आ गया अंडर दी रूट 25। इस तरह से CA का मान आ जाएगा, CA बराबर 25 का वर्गमूल होता है 5 मात्रक। ये हमने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया और CA भी निकाल लिया। तो अब लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, तो अब हम इसमें परिमाप आसानी से लिख सकते हैं। हमारे पास AB भी है, BC भी है और CA भी हमने ज्ञात किया हुआ है। तो अब लिख देंगे त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर ये अपने पास AB + BC + CA तीनों वैल्यू है,
तो लिखेंगे 3 + 4, सॉरी इसको काट देते हैं। पहले आएगा ए बी की वैल्यू है 4, यहाँ लिख देंगे 4 + 3 + 5 यानी कि 12 मात्रक आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 19वां। बिंदुओं A 2, -3 और B 4, -2 को 1:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं को किसी अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर एक रेखाखंड है जिसके सिरों के निर्देशांक हमें दे रखे हैं। A बिंदु के निर्देशांक है 2, -3 और बी बिंदु के निर्देशांक है 4, -2। ठीक है। अब हमें एक बीच में कोई बिंदु दे रखा है P जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। हम मान लेते हैं कि x, y निर्देशांक है और अनुपात है 1:3। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे इसमें भी। विभाजन सूत्र से विभाजन बिंदु जो होता है उसके निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक x बराबर होता है m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2। ये x की वैल्यू निकालने का फार्मूला है और दूसरी तरफ हम y निर्देशांक होता है उसका फार्मूला लिख लेते हैं m1y2 + m2y1 और बटा में m1 + m2। ठीक है। फार्मूले को अप्लाई करेंगे। x बराबर m1 का मान 1 गुणा में x2 की वैल्यू है दूसरे बिंदु का पहला निर्देशांक 4 + m2 की वैल्यू है 3 और गुणा में x1 पहले बिंदु का पहला निर्देशांक 2 और बटा में m1 + m2 यानी कि 1 + 3। हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 4 का गुणा 4, 3 और 2 का गुणा 6 और बटा में 1 और 3 का जोड़ 4। तो x बराबर आ जाएगा 4 + 6 10/4। जिसे आगे हल करेंगे तो 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा, 5/2 आ जाएगा। इस तरह से x की जो वैल्यू है वो हमने ज्ञात कर ली। अब आगे हम y की वैल्यू निकालते हैं। देखो m1y2 है तो बटा में m1 + m2 की वैल्यू लिख दी 1 + 3। m1 का मान 1 है और y2 का मान -2 है। फिर m2 का मान 3 है और y1 का मान -3 है। तो माइनस वाली संख्या को ब्रैकेट में लिखा है, ये बात ध्यान में रखना। 1 और -2 का गुणा -2 सॉरी और 3 और -3 का गुणा -9 और बटा में 4। तो y बराबर आ गया -11/4। ठीक है। अब हमने x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया। तो लिख देंगे अतः विभाजन बिंदु हमारे पास है P, उसके निर्देशांक। तो विभाजन बिंदु P के निर्देशांक कितने आए? 5/2, -11/4 है आंसर। ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आगे करते हैं इसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 20 जो कि है जो कि हमें दिया हुआ है। बिंदुओं A 0, cos थीटा तथा B sin थीटा, 0 के बीच की दूरी ज्ञात करो। दूरी सूत्र का प्रयोग करना है इसमें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, बड़ा आसान है लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट जो है या फार्मूला है वो इसमें यूज में आया है, सर्वसमीका यूज में आई है। तो A और B बिंदु के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। हम इसमें दूरी सूत्र लिखेंगे। पहले तो दूरी सूत्र यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास दूरी सूत्र का फार्मूला। अब हम निकालेंगे AB की वैल्यू। तो अब हमने इसके अंदर फार्मूले के अंदर मान रखने हैं A और B के निर्देशांकों के। तो पहले हमने फार्मूला लिखा। अब दूसरा बिंदु B है, उसके निर्देशांक लिख देंगे यहाँ पर sin थीटा और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 0। और अब इसके बाद A बिंदु के निर्देशांक है 0 और cos थीटा, वो हमने लिख दिए दूसरी बार में। तो ये आ जाएगा AB बराबर sin थीटा -0 का होल स्क्वायर है तो sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा का स्क्वायर। 0 - sin थीटा होता है -0 - cos थीटा होता है -cos थीटा।
तो माइनस कोस थीटा का भी होल स्क्वायर। तो आ जाएगा हमारे पास ए बी बराबर अंडर द रूट साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कोस स्क्वायर इस थीटा आ जाएगा। अब इसके बाद त्रिकोणमिति के अंदर पहली जो सर्वसमीखा थी उसमें था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। और तो इसके आगे हम सर्वसमीखा भी लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये है हमारी सर्वसमीखा। अब इसके बाद ए बी का मान आ जाएगा √1 है तो इसका उत्तर आ जाएगा एक मात्रक, यानी दो बिंदु जो दिए हुए थे उनके बीच की दूरी हमने ज्ञात कर ली। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इसके अंदर से आने वाला है, बिंदुओं ए 11,8 और बी 1,3 को मिलाने वाला रेखाखंड को बिंदु 7,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये दो बिंदु है, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को तीसरा बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा, अनुपात हमने ज्ञात करना है। तो हमें विभाजन बिंदु के निर्देशांक इसमें दे रखे हैं, तो एक रेखाखंड खींच लेते हैं। उसमें ए बिंदु के निर्देशांक 11,8 लिख लिए और बी बिंदु के निर्देशांक 1,3 लिख लिए, और इसके बीच में कहीं ना कहीं एक बिंदु पी है जो कि 7,6 दिया हुआ है। हमें अनुपात नहीं दिया हुआ था, हम M1 और M2 लिख लेते हैं अनुपात। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, विभाजन सूत्र तो अप्लाई करना ही है, क्योंकि विभाजन सूत्र वाला ये सवाल है। तो हम लिखेंगे, माना अभीष्ट बिंदु जो है उसका जो अनुपात है वो कितना है, M1 अनुपात M2 है। अब विभाजन सूत्र का उपयोग कर लेंगे, अभीष्ट अनुपात हमने मान लिया। अब इसके बाद विभाजन सूत्र से क्या होता है, विभाजन सूत्र से हमें ये पता चल जाता है कि वो जो विभाजन बिंदु है उसके निर्देशांक कितने होते हैं। तो विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, जो P के निर्देशांक हमें x, y अगर दिए होते तो उसके निर्देशांक कैसे होते, उस P बिंदु के निर्देशांक होते x बराबर M1 x2 प्लस M2 y x1 और बटा में M1 प्लस M2, और दूसरी तरफ y का मान होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। ये हमने इसके अंदर फार्मूला लिख दिया। अब देखो हमें x की वैल्यू भी दी हुई है और y की वैल्यू भी दे रखी है, तो किसी एक तरफ हमने इसकी वैल्यू लिखनी है, चाहे x वाली साइड लिख लो चाहे y की साइड। तो हमने x की जगह लिख दिया 7, और अब हमें अगर देखा जाए तो M1 और M2 हमें पता नहीं है, तो M1 प्लस M2 एज इट इज लिखा जाएगा, M1 प्लस M2 बटे वाला बटे में इसके M1 प्लस M2 आ गया, और ऊपर की तरफ M1 गुणा x2 की वैल्यू है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, प्लस M2 की जगह M2 और x1 की वैल्यू है 11, तो यहाँ 11 लिख देंगे। अब आगे हल करेंगे तो इसके 7 के बटा में 1 लिख के अब आगे देखेंगे 7/1 बन जाएगा, और M1 का 1 से गुणा M1 प्लस M2 का 11 से गुणा 11 M2 और बटा में M1 प्लस M2। अब इस तरह से जब आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तिरछा गुणा करेंगे तो 7 का M1 प्लस M2 से गुणा होगा और 1 का गुणा होगा M1 प्लस 11 M2 से। तो यहाँ लिख देंगे 7 M1 प्लस M2 के साथ, और इधर आ जाएगा 1 का गुणा M1 प्लस 11 M2। अब इसे आगे हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा, इसका आगे गुणा कर देंगे 7 का गुणा M1 प्लस M2 से, तो 7 M1 प्लस 7 M2 और बराबर में M1 प्लस 11 M2। 1 से गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम आ जाता है। इसके बाद क्या करना होता है, आगे ध्यान रखना, M1 वाले मान एक तरफ, तो 7 M1 माइनस M1 और 11 M2 माइनस के 7 M2, दूसरी तरफ जाके माइनस के हो गए 7 M2, ये आ गया 6 M1 और इधर आ गया 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 M2 आ गया। इसके बाद हमें M1 और M2 का अनुपात निकालना है, तो M1 के बटा में M2 ले आएंगे और बराबर में ये जो 4 था इसके बटा में 6 चला गया, ठीक है। अब ये आ जाएगा M1 बटा M2 बराबर 4 और 6 आपस में कट के चले जाएंगे 2/3 पे,
तो इस तरह से अभीष्ट अनुपात हम निकाल सकते हैं। m1 और m2 का जो अनुमानित मान था या इसका जो वास्तविक मान है वो हमने प्राप्त कर लिया अनुपात के रूप में m1 अनुपात m2 यानी कि 2:3 इसका आंसर आ गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु a 2,3 और b 4, और c 6, -3 सरेखी है। ये तीनों बिंदु सरेखी है और k का मान हमने ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो 3 बिंदु है a b c मान लिए हमने, उन बिंदुओं के सरेखी होने की शर्त हमें पता होनी चाहिए। तो 3 बिंदु ए बी व सी से के सरेखी होने की शर्त लिखेंगे। पहले तो इसकी जो शर्त है वो क्या है, ये तीनों बिंदु किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। 3 बिंदुओं के सरेखी होने की शर्त है कि उन तीनों बिंदुओं से निर्मित होने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो हम यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिख के बराबर में 0 लिख देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2, फिर आएगा x1, अगले ब्रैकेट में y2 - y3, फिर प्लस x2, y3 - y1 प्लस x3 और ब्रैकेट में y1 - y2। ये है हमारे पास फार्मूला और बराबर में इसके 0 आ जाएगा। अब इस फार्मूले में हम एक एक करके वैल्यू रखेंगे। पहले इस 0 के साथ गुणा हो जाएगा इस 1/2 का, तो ये 1/2 तो यहाँ से हट ही जाएगा। ठीक है, अब सीधा डायरेक्ट हमारे पास बच जाएगा इस x1 और x2 के मान। देखो x1 की वैल्यू 2 है और y2 का मान k है। दूसरे बिंदु का दूसरा निर्देशांक y2 k माइनस y3 है -3, तो ये k के आगे माइनस लगा हुआ था, ये प्लस में बदल जाएगा। फिर प्लस x2 की वैल्यू 4, दूसरे बिंदु का पहला निर्देशांक 4 हो गया। फिर y3 -3, फिर माइनस y1 भी +3 है, लेकिन यहाँ माइनस के कारण -3 लिखा जाएगा। प्लस x3 है 6, तीसरे बिंदु का पहला निर्देशांक। x3 लिखने के बाद y1 3, फिर माइनस y2 माइनस में k बराबर 0। अब हल करेंगे तो ये आएगा 2k + 6 और -3 और -3 -6, -6 के साथ गुणा करेंगे 4 का, तो ये प्लस की बजाय यहाँ पर -24 आएगा, -24। फिर आगे प्लस 6 थी 18 और 6 का k से गुणा 6 के -k बराबर 0। अब यहाँ देखो ये प्लस का 6 और प्लस के 18 प्लस के हो गए 24, तो लिखेंगे 24 - 24 ये माइनस वाला। फिर 2 के में से 6 के घटाएंगे तो माइनस में बच जाएंगे 4 के बराबर 0। अब ये 24 से 24 कट जाएगा, -4 के बराबर 0, तो k बराबर 0/-4, तो k का मान आ गया 0। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। 23वां है, एक रेखाखंड के एक सिरे के निर्देशांक 4,0 है। यदि इसका मध्य बिंदु 4,1 है तो इसके दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें एक सिरे के निर्देशांक दे रखे हैं, दूसरे सिरे के निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं। तो आप देखिए ये एक रेखाखंड है हमारे पास, इस रेखाखंड का एक सिरे का निर्देशांक हमें दे रखा है 4,0। दूसरे सिरे के निर्देशांक यानी कि बी बिंदु के निर्देशांक हमें नहीं दे रखे, तो इसके निर्देशांक x2, y2 होते हैं और इसका मध्य बिंदु हमें दे रखा है p 4,1। इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो इसमें मध्य बिंदु के बारे में बात हो रही है, तो हम मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग इसमें करेंगे। मध्य बिंदु का सूत्र लिखेंगे, फिर उसमें वैल्यू रखेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु के निर्देशांक p जो बिंदु होता है मध्य, उसके निर्देशांक x, y लेते हैं अपने, और x, y में x की जो वैल्यू होती है वो होती है x निर्देशांकों का योग यानी कि x1 + x2/2 और y निर्देशांकों का योग यानी y1 + y2/2।
ये आ जाएगा हमारे पास। फिर आएगा x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू 4 दे रखी है और बराबर में x1 है हमारे पास पहले बिंदु का पहला निर्देशांक 4 और प्लस x2 है b बिंदु के दूसरे पहले निर्देशांक को x2 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा बटा में 1, 4/1 है तो तिरछा गुणा करेंगे, 1 से गुणा होएगा 4 प्लस x2 का सेम आ जाएगा 4 प्लस x2 और 4 के साथ 2 का गुणा 8। यहाँ से x2 का मान आ जाएगा 8 - 4 और x2 की वैल्यू आ गई 8 में से 4 घटाने पर 4। हमने x2 ज्ञात कर लिया। अब इसी तरह से y2 ज्ञात कर लेंगे, वो हमारा वो b बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। y बराबर, y की जगह पर अपने y का मान लिखेंगे जो कि हमें दिया हुआ है, y का मान 1 दिया हुआ है, 1 लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे y1 कितना है 0, y1 0 प्लस y2 का मान हमें नहीं पता, y2 की जगह y2 और बराबर बटा में 2। अब इसके बाद तिरछा गुणा करेंगे तो 0 प्लस y2 का गुणा 1 से करेंगे तो y2 और 1 का 2 से गुणा किया 2, तो यानी कि y2 का मान हमने पता कर लिया, y2 कितना आएगा 2 आएगा। x2 भी पता कर लिया, y2 भी पता कर लिया, तो इसके जो दूसरे सिरे के निर्देशांक थे वो हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो लिखेंगे अतः दूसरे सिरे के निर्देशांक, दूसरे सिरे के बिंदु के निर्देशांक लिख दो, दूसरे सिरे के बिंदु के निर्देशांक ये आ गया हमारे पास 4,2। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा था, इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। आगे है 24वां प्रश्न, बिंदुओं 5,-6 और -1,-4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस प्रतिच्छेद बिंदु के या इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक अगर हमें ज्ञात करने हैं तो बताने हैं। अब आप इसमें देखो, ये एक रेखाखंड है और इसके दो जो सिरे हैं उनके निर्देशांक हमें दे रखे हैं, 5,-6 पहला निर्देशांक और दूसरा है -1,-4 दूसरे सिरे के निर्देशांक, और ये बिंदु y अक्ष के द्वारा अपने होता है विभाजित। तो y अक्ष के ऊपर क्या होता है, x की वैल्यू 0 और y का कोई भी मान हो सकता है, तो 0, y लिखेंगे इसे। और अनुपात हमें नहीं दिया हुआ तो हम अनुपात m1 और m2 ले लेते हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे माना y अक्ष पर अभिष्ट बिंदु कौन सा होगा, जो उस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है और वो y अक्ष के ऊपर है। अभिष्ट बिंदु P 0, है जो कि इस रेखाखंड AB को, जो ये रेखाखंड है हमारे पास AB, इस रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है। वो अनुपात हमारे को नहीं दिया हुआ है तो हम अनुपात लिख लेंगे m1:m2, जो इस रेखाखंड को m1:m2 के अनुपात में विभाजित करता है, अब विभाजन सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से हमें पता चल जाता है कि x कितना आएगा, y कितना आएगा। x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, ये x की वैल्यू यानी कि पहला निर्देशांक, और फिर y की वैल्यू निकालने का फार्मूला m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। अब आप ध्यान दीजिए, हमें x की वैल्यू इस क्वेश्चन में पहले से दे रखी है 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे, और m1 हमें नहीं दिया हुआ, m1 की जगह m1, x2 की वैल्यू है -1 दूसरे बिंदु का पहला निर्देशांक, फिर है प्लस m2 की जगह m2 और गुणा में x1 की वैल्यू है 5, तो 5 लिख देंगे, और बटा में m1 प्लस m2। आगे हल करेंगे तो ये 0 और ये आ जाएगा माइनस का m1 और प्लस का 5 m2 और बटा में m1 प्लस m2। अब 0 के बटा में 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा कर सकते हैं हम इसका, 1 का गुणा होगा इसके साथ और 0 का गुणा होगा इसके साथ।
हम देखते हैं इसको गुणा करके अगले पेज पे। 1 का गुणा जब हम -m1 से करेंगे तो 1 का गुणा यहाँ लिख देते हैं पहले। 1 का गुणा -m1, m1 की बजाय यहाँ क्या आएगा, -m1 आएगा। ठीक है, तो चेंज करते हैं, इसके आगे माइनस लगा देते हैं, प्लस 5m2 और बराबर में 0 के गुणा में m1 प्लस m2। अब देखिए ये आ जाएगा माइनस का m1 प्लस का 5m2, क्योंकि हमने 1 से गुणा किया है और 0 से गुणा करने पर सारा का सारा मान 0 हो जाता है। अब m1 इस तरफ है और m2 चला गया दूसरी तरफ, तो यहाँ से m1 जो है उसकी वैल्यू और उसके बटा में m2 की जो मान है वो रखेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 और इधर बटा में हम 1 लिखने के बाद हमारे पास अनुपात हमने ज्ञात कर लिया। लिखेंगे अतः अभिष्ट अनुपात बराबर 5:1। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या होगा, उस y के मान को हमने अभी ज्ञात नहीं किया था, तो लिखेंगे y बराबर फार्मूले में m1 प्लस m2 की जगह 5 + 1। अब यहाँ m1 का मान 5 और गुणा में, अब इसके बाद y2, m1 y2 कितना है, y2 तो है -4 और y1 है -6। y2 -4 और y1 है -6। ये मान हमें यहाँ रखने हैं। y2 है -4, m1 y2 प्लस m2 का मान 1 और गुणा में y1 है -6। हल करेंगे बराबर माइनस बटा में 6 आ जाएगा और 5 के 20 -20, 6 एकम 6 -6, तो y बराबर आ जाएगा -26/6। 26 में 6 का भाग देते हैं तो 2 के बड़े से कट जाता है, 13/3 माइनस में। और अब हमारा हम अनुपात निकालने के बाद में अभिष्ट बिंदु आ गया। अतः अभिष्ट बिंदु, अभिष्ट विभाजन बिंदु भी लिख सकते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु भी लिख सकते हैं, 0, -13/3, 0, -13/3 ये हमारा बिंदु आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिए। अब हम इसके बाद 3 अंक वाले दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों को करेंगे। ये 3 अंक के प्रश्न आ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो इसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है हमें 25वां, जो कि है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः a 1,2, b -3,4 और c है -1, है। ये 3 बिंदु दे रखे हैं, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखना है हमें। लिखेंगे त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की वैल्यू होती है 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर y2 - y3 प्लस x2, यहाँ आएगा x2, फिर ब्रैकेट के अंदर y3 - y1 प्लस x3, फिर ब्रैकेट में y1 - y2, और ये हो गया हमारा फार्मूला कंप्लीट। इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू रखेंगे 1/2 का 1/2 x1 पहले बिंदु का पहला निर्देशांक जो कि 1 है, 1 लिख दिया। फिर y2 दूसरे बिंदु का दूसरा निर्देशांक 4, फिर माइनस, फिर y3 तीसरे बिंदु का दूसरा निर्देशांक -3 है तो वो +3 बना देगा इसे, प्लस x2 दूसरे बिंदु का पहला निर्देशांक है -3। फिर अगले ब्रैकेट में y3 कितना है, y3 है -3। फिर माइनस y1 है +2 तो -2 लिखा जाएगा। फिर प्लस x3 है -1 और y1 है 2 और फिर -y2 है 4। लीजिए ये हमने मान रख दिए। अब 1/2, अब देखिए आगे क्या होगा, 1 के साथ गुणा होगा 4 + 3 यानी कि 7 का। फिर प्लस -3 के साथ गुणा होगा -3 - 2 -5। फिर प्लस -2 1 का गुणा होगा 2 - 4 यानी कि -2 के साथ गुणा कर देते हैं और वैल्यू निकालते हैं। 1 का गुणा 7 से 7, माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 का 5 से गुणा 15, फिर माइनस प्लस 1 का 2 से गुणा 2, तो ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 7 और 15 22 और 2 24 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया 24/2 यानी 12। तो 12 वर्ग मात्रक ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है। तो इसी तरह से ही आपको ही एग्जाम में करना है।
अब आगे बढ़ते हैं, इसका अगला प्रश्न करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न 3 अंक वाला, जो कि 26वां है। बिंदुओं ए -3,4 और बी 4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड का समत्रिभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा प्रश्न है। अक्सर इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम एक रेखाखंड बनाते हैं। पहले तो ये रेखाखंड हमने बनाया। अब इस रेखाखंड का एक सिरा है, उसका निर्देशांक है -3,4 और दूसरा सिरा है, उसका निर्देशांक है 4,5। अब इस रेखाखंड के समत्रिभाजन हो रहा है तो दो बिंदु बीच में आएंगे। एक बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y होंगे और दूसरा बिंदु Q जिसके निर्देशांक कैपिटल X, कैपिटल Y हम लिख लेते हैं। अब ये क्योंकि समत्रिभाजन कर रहे हैं तो ऊपर अनुपात 1:1:1 आ जाएगा। 3 बराबर इससे हैं, इसलिए 1:1:1 लिखना है। अब हमें P और Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। तो पहले हम हेडिंग दे देते हैं, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो उसके लिए अनुपात अलग होगा। फिर इसके बाद जब Q ज्ञात हो जाएगा, P ज्ञात हो जाएगा तो Q को भी ज्ञात करेंगे, उसके लिए अनुपात अलग होगा। कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। देखो हम इसके अंदर देखें कि बिंदु जो P है रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो लिखेंगे बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। P से पहले कितना है, 1 मान है और P के बाद 1 और 1 2 वैल्यू है तो 1:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:2। तो लिख देंगे रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इस अनुपात में इस रेखाखंड AB के द्वारा विभाजन किया जा रहा है। तो हमने इसमें विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है और वैल्यू निकाल लेनी है। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 और दूसरी तरफ y बराबर m1y2 प्लस m2y1 और बटा में m1 प्लस m2। इस तरह से अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। x बराबर बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 1+2। यहाँ 1 गुणा x2 की वैल्यू यहाँ से देख के लिखेंगे 4 आ जाएगी। दूसरे बिंदु का पहला निर्देशांक 4, फिर m2 का मान 2 और गुणा में x1 की वैल्यू है पहले बिंदु का पहला निर्देशांक माइनस का 3। इसे हल करेंगे तो x बराबर आएगा, x बराबर यहाँ बराबर का निशान लगाते हैं। कई बार ये कर्सर काम करना बंद कर देता है। यहाँ पर आएगा हमारे पास बराबर में आ जाएगा 4 माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस होना चाहिए तो 4 माइनस 6 कर देते हैं इसे, 4 माइनस 6 बटा 3। तो ये आ जाएगा माइनस के 2/3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू इधर निकालेंगे तो बटा में तो आएगा 1+2 और इधर आएगा m1 का मान 1 गुणा y2 का मान 5 प्लस m2 का मान 2 गुणा y1 का मान 4। तो y बराबर आ जाएगा 1 और 5 का गुणा 5, 2 और 4 का गुणा 8 और बटा में 1 और 2 का जोड़ 3। तो ये आ जाएगा 5 और 8 13/3। इस तरह से हमने विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं। तो नीचे लिख देंगे अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक बराबर -2/3, 13/3। ठीक है, ये हमारा विभाजन बिंदु आ गया। इसके बाद हम दूसरे विभाजन बिंदु Q के निर्देशांक पता करते हैं। Q के निर्देशांक के लिए आप देखो अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। Q के एक तरफ 2 है और एक तरफ 1 है तो 2:1 हम इसमें अनुपात मानेंगे। तो हेडिंग देंगे इसमें बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करना।
आप हेडिंग ना भी दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको अनुपात जरूर लिखना है कि वो बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है किसी रेखाखंड को। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात में 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब फिर से यहाँ पर विभाजन सूत्र लगाएंगे और विभाजन सूत्र से हम इसमें वैल्यू निकाल लेंगे कैपिटल X और कैपिटल Y, जो कि बिंदु Q के निर्देशांक हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर कैपिटल X लिखेंगे m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, और कैपिटल Y की वैल्यू पहले लिखेंगे कैपिटल Y लिखना है यहाँ पर। कैपिटल Y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। अब आप देखो x1 की वैल्यू है, क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ पर देखो x2 तो है 4 और x1 है -3। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे m1 का मान 2 और m2 का मान 1, यानी 2 गुणा में यहाँ पर मान लिखेंगे x2 का मान 4 और m2 का मान 1 है और x1 का मान -3। दोबारा से देख लेते हैं, इसके अंदर यही मान थे ना, ये x2 है 4 और x1 है -3, बिल्कुल सही है। अब हमने ये मान लिख लिया, अब हम इसे हल करेंगे। बटा में तो आ जाएगा 2 और 1 3, 2 चौके 8 और 1 का गुणा -3 से करेंगे तो -3। तो x का मान आ गया 8 - 3 5 बटा में 3। x हमने निकाल लिया कैपिटल। अब कैपिटल Y बराबर m1 का मान 2 और प्लस में m2 का मान 1, तो 2 गुणा, अब y2 का मान और y1 का मान हमें लिखना होगा। तो y2 का मान 5 है और y1 का मान 4 है, 5 और 4, तो y2 का मान 5 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान 4। हल करेंगे इसे तो 5 दूनी 10 और 1 और 4 का गुणा 4 और बटा में 2 और 1 का जोड़ 3। तो यहाँ से कैपिटल Y बराबर आ गया 14/3। हमने कैपिटल X और कैपिटल Y दोनों ज्ञात कर लिए, तो लिख देंगे अतः बिंदु Q के निर्देशांक बराबर इसके आ जाएंगे 5/3, 14/3। दोनों ही बिंदुओं के निर्देशांक हमने अलग अलग इसमें ज्ञात कर लिए। आप चाहो तो लास्ट में एक साथ दोबारा से उत्तर लिख सकते हो, ना चाहो अगर तो आप सीधा ही, आपकी मर्जी है, इतना ही आंसर सफिशिएंट है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आप लिख ही दीजिए कि जो हमारे पास समत्रिभाजन करने वाले 2 बिंदु थे उनके निर्देशांक, यानी कि अभिष्ट बिंदुओं के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, बिंदु P के निर्देशांक और बिंदु Q के निर्देशांक। तो P बिंदु के निर्देशांक हमने निकाले हुए हैं पिछले पेज पर, जो कि हमारे पास थे -2/3, 13/3। तो लिखेंगे -2/3, 13/3। और Q बिंदु के निर्देशांक अभी हमने निकाले हैं 5/3, 14/3। ये हमने हमारा आंसर नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन करते हैं 27वां। दर्शाइए कि बिंदु A 2, -2, बिंदु B -2, और बिंदु C 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें इन तीनों बिंदुओं को समकोण त्रिभुज के शीर्ष प्रूव करना है। तो समकोण त्रिभुज में क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। अगर ये लग जाए तो हम दूरी सूत्र जो है उसका उपयोग करके AB, BC और CA के मान निकालेंगे। तो दूरी सूत्र का पहले फार्मूला लिख लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
और अगर वो पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित हो जाती है तो हम कह देंगे कि तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ए बी ज्ञात करेंगे पहले तो ए बी के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? बी बिंदु के निर्देशांक देखेंगे क्या है, -2,1 है तो -2 यहाँ लिखा और 1 यहाँ लिख दिया। फिर ए बिंदु के निर्देशांक 2,-2 है तो 2 माइनस का और 2 प्लस का लिख देंगे। ए बी बराबर आ जाएगा, इसमें 2 का और 2 का जोड़ करेंगे तो 4, -4 का होल स्क्वायर और 1 और 2 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी -4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 यानी कि 25 का अंडर रूट आ जाएगा, यानी ए बी का मान आ गया 5 मात्रक। हमने ए बी निकाल लिया, 5 मात्रक आ गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हम इसी प्रकार निकालेंगे दूसरी भुजा बी सी की वैल्यू। तो लिखेंगे इसी प्रकार बी सी बराबर √, फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूले में हम पहले क्या करेंगे, बिंदु सी के निर्देशांक लिखेंगे जो कि है 5,2। तो 5 पहले ब्रैकेट में लिख दिया और 2 लिख दिया दूसरे ब्रैकेट में। इसके बाद माइनस लगाकर अब बी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे -2,1। तो माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा और 1 यहाँ लिखा जाएगा। इस प्रकार से बी सी की वैल्यू आ जाएगी √, 5 + 2 होते हैं 7, 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे आगे तो आ जाएगा हमारे पास बी सी बराबर 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 49 + 1 ये आ गया हमारे पास बी सी। तो आगे चलकर ये हो जाएगा बी सी बराबर 49 + 1 होता है 50। तो बी सी की वैल्यू आ गई 50 मात्रक। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारी आगे हो गई दूसरी। अब इसके बाद हम अगला जो भुजा है हमारे पास तीसरी भुजा वो निकालेंगे सी ए के लिए भी हम फार्मूला वैसे के वैसे अप्लाई करेंगे। तो सी ए का स्क्वायर अगर निकालना है तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे किसकी, ए बिंदु के निर्देशांक की। तो ए बिंदु के निर्देशांक क्या थे देख लेते हैं अपने। यहाँ ए बिंदु के निर्देशांक थे 2, -2। तो यहाँ लिख देंगे 2 और इस दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे -2। फिर हमें सी बिंदु के निर्देशांक देखने हैं। तो सी बिंदु के निर्देशांक है 5,2। तो अब फिर से अपने इसके अंदर रखेंगे यहाँ पर -5 और -2। ठीक है, ये फार्मूले में हमने मान रखे। अब इसे हल करेंगे, 2 - 3 5 करेंगे तो -3 प्लस -2 और -2 -4 और इसका भी स्क्वायर हो गया। तो सी ए बराबर हो गया -3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16, ऊपर अंडर रूट आ गया। तो 16 और 9 हो गए 25, तो 25 का अंडर रूट और ये आ जाएगा सी ए बराबर 5 मात्रक। 25 का वर्गमूल 5 होता है इसलिए 5 मात्रक लिख दिया। ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर तीसरी। हम यहाँ पर समीकरण नंबर 3 नोट कर देंगे। सी ए की वैल्यू निकाल ली, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, तीनों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली है। अब तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेने के बाद हमें इनको देखना है आपस में कि हमारे पास क्या क्या मान आए हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आप देखो कि ए बी कितना आया था हमारे पास। ए बी आया था 5 मात्रक आया था। ठीक है, फिर इसके बाद बी सी कितना आया था, बी सी भी हमारा आया था रूट के अंदर 50 मात्रक। और तीसरी भुजा सी ए अभी अभी हमने निकाली है, वो भी आई थी 5 मात्रक। अब हमें इनके वर्ग करने हैं। ए बी का स्क्वायर निकालना है, बी सी का स्क्वायर निकालना है और सी ए का स्क्वायर निकालना है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में वर्ग करके फिर वैल्यू देखी जाती है। तो ए बी स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर 25, बी सी स्क्वायर हो गया √50 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 50 आ जाएगा और सी ए बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। अब आप ये देखो बच्चों, इन तीनों में से दो जो वैल्यू है उनका जोड़ आ रहा है तीसरे के बराबर, यानी ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर दोनों का जोड़ करने पर बी सी स्क्वायर बन रहा है। तो ये लिख देंगे बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, जो कि क्या हो गई, पाइथागोरस प्रमेय होती है। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वह समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन हुआ, पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन हुआ। तो यहाँ लिखेंगे ए बी व सी एक
समकोण त्रिभुज के एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हमने इस क्वेश्चन के लिए प्रूव कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दें अगर नहीं किया हुआ है तो। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न 28वां, यदि बिंदु ए 6,1 बी है 8,2 और सी है 9,4 और इसके अलावा डी बिंदु है x,y एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो बिंदु डी x,y ज्ञात कीजिए। x,y बिंदु जो है चौथा बिंदु डी, उसके निर्देशांक हमने निकालने हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज कैसा होता है उसका हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह से एक डायग्राम हमने बनाया और इसके चारों शीर्षों के निर्देशांक लिख लिए। पहला शीर्ष ए है जिसके निर्देशांक 6,1, दूसरा शीर्ष बी है जिसके निर्देशांक 8,2, तीसरा शीर्ष है सी जिसके निर्देशांक 9,4 और चौथा शीर्ष है डी जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं x,y उसके लिखे हुए हैं शीर्ष के निर्देशांक। अब हमें इस समांतर चतुर्भुज का ही एक गुणधर्म लगाना है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ओ बिंदु पर ये हो गए एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर कि दोनों विकर्ण जो है समद्विभाजित हो रहे हैं, तो ओ जो बिंदु है वो ए सी का भी मध्य बिंदु है और बी डी का भी मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष या विकर्ण के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, अर्थात क्या होगा, विकर्ण जो AC है इसका मध्य बिंदु, विकर्ण AC का मध्य बिंदु कौन होगा, विकर्ण BD का मध्य बिंदु, विकर्ण BD का मध्य बिंदु दोनों ही आपस में बराबर ही होंगे क्योंकि वो बिंदु A बन रहा है, O बन रहा है सॉरी। तो हम विकर्ण AC का मध्य बिंदु अप्लाई करेंगे और बिंदु BD का विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु लिखेंगे। लेकिन हमने अप्लाई कौन सा करना है फार्मूला, मध्य बिंदु सूत्र से। तो लिखेंगे हम यहाँ पर विकर्ण AC का मध्य बिंदु, तो A और C में देखो यहाँ 6 है और ये 9 है, तो x1 + x2 यानी कि 6 + 9 बटा 2, y1 + y2 यानी 1 + 4 बटा 2। और दूसरी तरफ विकर्ण BD में देखो x1 और x2 का मान है 8 + x बटा 2 और कोमा लगाकर फिर है y1 + y2 2 + y बटा 2। इसको आगे हल कर लेंगे एक स्टेप और, तो ये आ जाएगा 6 + 9 15 बटा में 2, 1 + 4 5 बटा में 2 बराबर 8 + x बटा 2 एज इट इज़। हल नहीं कर सकते इसे हम, 2 + y बटा 2, ये भी वैसे का वैसा लिखा जाएगा। अब ये निर्देशांक एक ही बिंदु के निर्देशांक है तो हम इनके तुलना कर देंगे। तुलना करने पर हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तुलना करने पर क्या होगा, जो 8 + x पहला निर्देशांक है वो पहले निर्देशांक 15 बटा 2 के बराबर होगा। 8 + x 15 बटा 2 के बराबर होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा और बराबर में आ जाएगा 15। यहाँ से देखो x की वैल्यू आएगी 15 - 8 यानी कि x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब हमने x निकाल लिया। x निकालने के बाद अब हम इसी प्रकार y का मान भी निकाल लेंगे। देखो दूसरी तरफ तुलना करेंगे तो क्या आएगा, 2 + y बटा 2, 2 + y बटा 2 किसके बराबर होगा, 5 बटा 2 के बराबर। तो लिख लेंगे 2 + y बटा 2 बराबर 5 बटा 2। 2 से 2 इसमें भी कट जाएगा तो आ जाएगा 2 + y बराबर 5। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 5 - 2 यानी y बराबर आ गया 3। इस तरह से हमने ये मान निकाल लिया y का भी। ठीक है, दोनों ही मान हमने निकाल लिए हैं तो हमें x और y मिल गया है। अब हम उस बिंदु D के निर्देशांक लिख देंगे। तो लास्ट में लिख देंगे एक लाइन, अतः बिंदु
डी के निर्देशांक बराबर क्या है हमारे पास 7,3 आंसर। ठीक है, तो ये था बच्चों प्रश्नावली नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसमें से आपको मैंने परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी आप एक अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, और आपको इस प्रश्नावली में से पूरे अंक आने के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू।